हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन से ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों तो बिल्कुल देख लीजिएगा। एंड वो तीनों लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सारे क्लासेस देख सकते हैं। दोस्तों, अब तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 25 क्लासेस हो चुके हैं, ये 26 नंबर क्लास है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग हेडिंग डालेंगे पहले कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों फटाफट से रेडी हो जाओ, पेन एंड कॉपी निकालो, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, उस लॉ में एक लॉ था, ठीक है, सबसे आखिरी वाला लॉ क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन bears a constant ratio to the normal reaction। याद आ रहा है, मैंने आप सभी को लिखने के लिए बोला था, सभी को मैंने लिखाया था स्लाइड दिखाकर, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है मतलब आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लीजिए पहले। ओके चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर हम लोग देखने जाए तो पहले तो हमें एक लॉ को याद करना होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट टू द नॉर्मल रिएक्शन। चलो लॉ को लिख ही देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन bears a constant ratio to the normal reaction, to the नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम लोग इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में सजाए, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें इसका, तो क्या होगा? जैसे कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एंड किसके बीच में लॉ? नॉर्मल रिएक्शन। और किसके बीच में रेशियो? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही बात यहाँ पे बताया गया है। अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा देखेंगे, अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन रेशियो को कैसे लिख सकते हैं? डिवाइड फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इजिकल टू क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट होगा। लेकिन बात यह है कि अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? पहले तो हम लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं था। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, देन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। अभी पिछले वाला फिगर जो कि हम लोग फ्रिक्शन के शुरू से ही ड्रॉ करते आ रहे हैं, ये एक सरफेस हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रखा है इसके ऊपर, तो ये छोटा सा सरफेस है, ये छोटा सा सरफेस है जो कि कांटेक्ट पे है, दोनों का ये जो सरफेस है वो कांटेक्ट पे है। ओके, अब हम लोगों ने क्या किए हैं, इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं एक्सटर्नल फोर्स P, मतलब P फोर्स से हम लोग इसको हटाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये आपका रेस्ट में रहेगा। ओके, हम लोगों ने फोर्स को अप्लाई किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है? रेस्ट में है, इसमें कोई भी मोशन नहीं आया है। एंड उसी वक्त क्या है, इसी एक्सटर्नल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, इसका इफेक्ट को कमाने के लिए यहाँ पे क्या होगा? इस सरफेस के अलोंग आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, ये भी हम लोगों ने लॉ पे पढ़ा था, ठीक है, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग बोले तो क्या, बिल्कुल घिस के काम करेगा। देखो ये सरफेस है, इसको घिसते हुए ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। एंड लॉ में हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वो
एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा या फिर बॉडी के मोशन के ऑपोजिट होगा। अगर ये वाला फोर्स इसको मूवमेंट देता है तो ये बॉडी किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन ऑलवेज उसके ऑपोजिट दिशा में काम करेगा। ये हम लोगों ने लॉ पे पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ओके चलो, तो अब क्या है कि इस फोर्स को अप्लाइड करने के बावजूद भी ये आपका रेस्ट में है। एंड चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो एक और फॉर्मूला था कि एज लॉन्ग एज द बॉडी इज़ एट रेस्ट, मतलब तीसरा लॉ था, एज लॉन्ग एज द बॉडी इज़ एट रेस्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ सेल्फ एडजस्टिंग। मतलब जब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, तब तक क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग बोले तो अपने आप को ये एडजस्ट कर सकता है, किसको देखते हुए, एक्सटर्नल फोर्स को देखते हुए ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ओके, मतलब अगर हम लोग इस अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा और बढ़ेगा, इसको अगर घटाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी घट जाएगा। इस तरह से वो एडजस्ट कर सकता है जब तक ये वाला बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा तब तक। ओके, इसके आगे नहीं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसका एक मैक्सिमम वैल्यू रहता है। ये अपने आप को तो एडजस्ट कर लेगा, फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ाते रहेंगे फ्रिक्शन भी बढ़ते रहेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का एक आपका मैक्सिमम वैल्यू रहता है, उसके ऊपर ये नहीं बढ़ सकता। चाहे हम लोग उसके बाद जितना भी फोर्स बढ़ा दे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स और उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जब डिस्कस किए थे तो इस बात को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझे थे। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जहाँ तक ये बढ़ सकता है उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, तो देखो अब ये तो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये जो बॉडी को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है इस सरफेस पे, तो इसका तो एक वजन है ना, तो वजन किसकी तरफ काम करता है, बिल्कुल सेंटर टू द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके सेंटर की तरफ ऑलवेज जो वजन है, किसी भी चीज़ का वजन उस तरफ काम करता है, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ ये ऐसा काम करेगा। ओके, तो ये वजन क्या है, ये भी एक तरह का फोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब ये बॉडी, ये वाला फोर्स किसको दे रहा है, किसको दे रहा है बोलो, ये दे रहा है सरफेस को। तो सरफेस क्या करेगा, सब सरफेस क्या चुप रहेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन टू एवरी एक्शन। हर एक एक्शन का एक विपरीत एवं क्या है, समान रिएक्शन होता है। ओके, तुम अगर दीवार को घुसा मारोगे तो दीवार भी तुम्हें उतना ही चोट देगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, ये बॉडी अगर इस सरफेस को इतना देगा, ये फोर्स देगा, तो ये सरफेस भी इसको एक ऑपोजिट रिएक्शन देगा, इक्वल रिएक्शन देगा एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा। ओके, वो क्या होगा, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रिएक्शन होगा, दैट इज आर। एंड ये जो आर का डायरेक्शन है ये सरफेस के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। दैट इज़ वाई इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये तो एक रिएक्शन हो गया ना, ये ऐसे फोर्स दे रहा है W, ओके, एंड सरफेस इसको दे रहा है क्या, R, एंड ये R क्या है, सरफेस के साथ नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है। दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी नॉर्मल रिएक्शन के साथ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रेशियो है वो ऑलवेज कंस्टेंट रहता है, ठीक है, यही बात को बताया गया है। चलो इसको अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं आगे। देखो आगे क्या होगा, और देखिए लिखते हैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, कंस्टेंट के साथ अब नॉर्मल रिएक्शन ऐड हो जाएगा, तो कंस्टेंट, ठीक है, कंस्टेंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कंस्टेंट इनटू क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, समझ में आया, क्या किए हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अभी देखो अब क्या है कि एक ऐसा ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया, इजिकल टू कंस्टेंट इजिकल टू दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। अगर ऐसा रिलेशन होता है तो हम लोग कंस्टेंट को हटा के क्या ला सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन ला सकते हैं। ओके, ये वाला साइन, ये वाला साइन। ओके, अब याद आ रहा है, ये वाला साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे,
इक्वल टू लगाते थे एंड एक कंस्टेंट लाते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू एंड कंस्टेंट है, तो इक्वल टू एंड कंस्टेंट को हटाने के लिए क्या लाएंगे, अब ये वाला साइन लाएंगे। तो क्या होगा, एफ लिमिटिंग, मतलब एफ लिमिटिंग क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ से फ्रिक्शन का वैल्यू एंड ये लिमिटिंग है, ओके। एंड इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन आर। बात समझ में आया, कंस्टेंट एंड इक्वल टू, अब ये ओमिट हो गया, ये हट गया, तो उसके बदले क्या आया, ये प्रोपोर्शनल साइन आया। तो हम लोग यहाँ से क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक और रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो इसी बात को अब लिखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पीछे लाइए एंड लिख के फिर से वहाँ से प्ले कीजिए, ठीक है ना। चलो ये पूरा को मैं इरेज कर देता हूँ अभी। चलो अभी लिखेंगे, वी कैम टू नो दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction, ओके, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू आर, ओके। आर बोले तो क्या, आर किसके साथ इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप बताइए कि अगर किसी सरफेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी, बहुत ही ज़्यादा वेट का एक जो बॉडी है उसको रखते हैं, तो उसको हटाने के लिए उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ओके। इस रिलेशन से बताइए, अगर किसी सरफेस में अगर हम लोग कोई भारी वस्तु रखते हैं एंड दूसरी जगह पे हम लोग एक हल्का वस्तु रखते हैं, तो किसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, डेफिनेटली वो भारी वस्तु के लिए ज़्यादा रहेगा। भारी वस्तु को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ओके। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो फोर्स देना होगा ना। तो इस तरह से रिलेशन को देखिए, ओके। एक ये हमारा हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका 1000 किलोग्राम, ठीक है, एंड यहीं पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जस्ट 100 kg। तो दोनों को मूव कराने के लिए किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, डेफिनेटली इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, भाई 1000 kg है, ठीक है, 1000 kg है एंड सिर्फ ये 100 kg है, मतलब 1 क्विंटल एंड ये हो गया आपका 1 टन, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए इसको हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स है, ये जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, एफ लिमिटिंग, ठीक है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा। इसको पार करोगे तब ना मोशन पे आएगा, ओके। इसको पार करते हो तभी जाके इसमें मोशन आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एफ लिमिटिंग है ये कम है, इससे एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ लिमिटिंग। समझ में आया, फोर्स के टर्म पे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलो, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कोफिशिएंट के बारे में, ओके। तो कोफिशिएंट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, डेफिनेटली इस रिलेशन को अगर हम लोग क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू, इसको हटा देंगे एंड यहाँ पे कंस्टेंट लाना होगा। कंस्टेंट क्या लाते हैं हम लोग, म्यू, ठीक है, इस वाले कंस्टेंट को हम लोग लाते हैं, दैट इज़ म्यू, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है MU, म्यू, ओके, म्यू आर। एंड यही जो कंस्टेंट है दोस्तों, इसी कंस्टेंट को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग बाई आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। ये जो कंस्टेंट है उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। चलो यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख लीजिए। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन
ठीक है। ओके, आर इज इक्वल टू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ओके, एंड म्यू इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है ना, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, देखो डेफिनेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला देखना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सिंपली हम लोग इसको कह सकते हैं, चलो, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द क्या होगा, ये एक रेशियो है, ठीक है, एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडीज टू द नॉर्मल reaction of the bodies that are in contact, ठीक है। That is the definition for coefficient of limiting friction. Coefficient of limiting friction is defined as the ratio of ये ऑफ है दोस्तों, ये ऐट नहीं है, इसको ऐट करने का गलती मत करना, ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अच्छा चलो इसको बेहतर तरीके से लिखते हैं, ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट। ओके, चलो ये आप फटाफट से लिख लीजिए, देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट। चलो ये तो हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, ये तो हम लोगों ने निकाल लिए हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एफ लिमिटिंग के जगह पे आप एफ स्टैटिक लगा दीजिएगा, ठीक है, एफ स्टैटिक हो जाएगा एंड डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम, ठीक है। ओके, एफ लिमिटिंग की जगह पे आप सिर्फ एफ स्टैटिक लगा दीजिएगा, बस काम हो गया। ओके, बाकी सेम चीज़ें रहेगा यहाँ पे। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं अलग से तो यहाँ से एफ म्यू लिमिटिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिटिंग की बात कर रहे हैं। अगर स्टैटिक की बात होगा तो लिमिटिंग के जगह पे आप सिर्फ स्टैटिक लगा दीजिएगा, बस काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये तो था हमारा। अब यहाँ से अगर आप इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे एफ का आप ऐसा यूनिट लगा दीजिए एंड आर का ऐसा यूनिट लगा दीजिए। आर क्या है, आर इज़ फोर्स, ठीक है। ये क्या है बोलो, एफ लिमिटिंग क्या है, ये भी तो फोर्स है, एंड रिएक्शन ये भी तो आपका फोर्स है ना, तो दोनों ही फोर्स क्या होगा, फोर्स कट जाएगा, देन यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। दिस इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज टोटली यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ओके फाइन, चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टैटिक के जगह पे लगाएंगे स्लाइडिंग, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के जगह पे लगाएंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बाकी चीज़ें सेम रहेगा, एक चीज़ को बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो पूरा जितने भी लिमिटिंग है दोस्तों, लिमिटिंग को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, लिमिटिंग को मैं हटा रहा हूँ, लिमिटिंग को आप बिल्कुल हटा दीजिए। बाकी क्या होता है, जितने जगह पे लिमिटिंग है उसको आप हटा दीजिए, लिमिटिंग। तो वी came to know that the
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। तो जब हम लोग लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन सीखे थे प्रीवियस क्लास में, तो वहाँ पे भी एक लॉ था, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं, तो फिर यही चीज़ आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, एंड यहाँ पे आप एफ लिमिटिंग के जगह पे हम लोग एफ स्लाइडिंग लगा देंगे। स्लाइडिंग इज इक्वल टू क्या है, एफ स्लाइडिंग, क्या हो रहा है यार, स्लाइडिंग, अच्छा, एफ स्लाइडिंग इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे सिर्फ स्लाइडिंग लगाएंगे, ठीक है, एंड ये भी होगा आपका स्लाइडिंग, एंड ये भी स्लाइडिंग, एंड ये एफ स्लाइडिंग बोले तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्या रहेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए ये आपका आ गया क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ, चलो यहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा यार। अब आप लिखो पूरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए पूरा नोट रेडी है। अब क्या कीजिएगा, और कई जगह पे है क्या लिमिटिंग, नहीं है, अब आप लिख सकते हैं। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन, एंड यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, इस साइन को हटाए हैं, प्रोपोर्शनल साइन को, तो यहाँ पे एक कंस्टेंट लाए हैं, दिस कंस्टेंट इज आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। ओके, तो म्यू स्लाइडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, एफ स्लाइडिंग बाई आर। ओके, एफ स्लाइडिंग क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आर क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन, एंड म्यू क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर हम लोग डिराइव करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन फटाफट से। एंड अभी रिलेशन निकालते हैं, क्या रिलेशन निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, जनरली ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, जस्ट आप क्या कीजिएगा, इसको हटा देता हूँ पहले मैं, तो थोड़ा सा आप सोचिए कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा या फिर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा सोच के दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, ठीक है। अगर आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालते हैं तो फिर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे चिल्लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, गला फाड़ के चिल्लाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा अगर आप दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे। तो जो होता है ऐसा, ये हो गया हमारा म्यू लिमिटिंग, ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is greater than coefficient of sliding friction, ठीक है। अरे यार, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो चलो आज के क्लास के लिए इतना ही, क्लास को छोटा छोटा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, एंड उसके साथ साथ देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड कीप सपोर्टिंग, ठीक है। क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक कीजिए करें, एंड अगर कोई सजेशन है या फिर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पे आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, ओके, कोई सजेशन देना चाहते हैं डेफिनेटली लीजिएगा। एंड
पर्सनली बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दिया गया है, वहाँ से आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू वेरी मच।